हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन एक नई शुरुआत करेंगे जो कि आरएस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो अपन शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर हड़प्पा काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, राजपूत काल, सल्तनत का काल, मुगल काल और आधुनिक भारत। फिर पढ़ेंगे अपन लास्ट में आधुनिक भारत। अपन जानेंगे इस्लाम का उदय कहाँ से हुआ था। तो इस्लाम का उदय, इसके संस्थापक थे मोहम्मद साहब, और इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? मक्का में। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा माता का नाम अमीना था तथा इनके चाचा का नाम अबू तालिब मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया था। अब किसने किया था मोहम्मद साहब का पालन पोषण? इनके चाचा अबू तालिब ने। कबीला कुरैशी। इनका परिवार क्या था? एक पुजारी था। इनकी पत्नी का नाम खदीजा, जो कि एक विधवा महिला थी। इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजा जाता था। किसको पूजा जाता था? अल्लाह की बेटियों को। हीरा नामक पहाड़ी पर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि मोहम्मद साहब को कौन सी पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपको बताना होगा हीरा नामक पहाड़ी पर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब पढ़ते हैं अपन 682 एडी। 682 एडी में मोहम्मद साहब मदीना चले गए। यह घटना हिजरत कहलाती है। क्या कहलाती है यह घटना? हिजरत। ग्रेबियल ने अल्लाह को पैमान दिया। 622 एडी हिजरी संवत आरंभ हो गया। क्या आरंभ हो गया? हिजरी संवत। 630 एडी मोहम्मद साहब ने मक्का पर आक्रमण कर दिया। किसने आक्रमण किया मक्का पर? मोहम्मद साहब ने। 632 एडी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक तथा राजनीतिक प्रमुख थे। क्या थे? धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? खलीफा। वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था। उसके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता था तथा उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता था। 4 खलीफा थे। कौन कौन? राशिदून। पहला था अबू बकर, जिनका काल है 632 से 634 एडी। सेकंड है उमर, जिनका काल था 634 ईस्वी से 640 एडी। तीसरा है उस्मान और चौथा है अली। अपन पढ़ेंगे अब 680 एडी। 680 एडी में अली के पुत्र हुसैन की हत्या करबला के मैदान में कर दी गई। कौन किसके मैदान में कर दी गई? अली के पुत्र हुसैन की हत्या करबला के मैदान में। हुसैन की याद में तजिया प्रथा मनाई जाती है। जो मुहर्रम के दिन जो तजिया प्रथा अपनाई जाती है उसे तजिया प्रथा कहा जाता है। हुसैन की याद में मनाई जाती है तजिया प्रथा। प्रमुख वंश कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो उम्मैदवी वंश, दूसरा अब्बासी वंश, तीसरा उस्मानी वंश, चौथा ओटोमन वंश। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्णकाल था। अब्बासी वंश। मंगोल नेता हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी गई। अब्बासी खलीफा की हत्या किसने की थी? मंगोल नेता हलाकू ने। और कौन से वर्ष की थी? कौन से वर्ष? 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की मृत्यु कर दी थी मंगोल नेता ने। अब आता है 1924 एडी। 1924 एडी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा खलीफा पद किसने समाप्त किया? तो आपको आंसर देना है मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब आता है अरब आक्रमण। भारत में मुस्लिम आक्रमण। पहला पढ़ेंगे अपन अरब आक्रमण, दूसरा तुर्कों का आक्रमण, तीसरा अफगान का आक्रमण। तो पहला स्टार्ट करते हैं अरब आक्रमण। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तथा सिंध को जीत लिया। सिंध पर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने, और सिंध को जीत लिया। दाहिर व उसका पुत्र जयसिंह लड़ते लड़ते मारे गए। कौन कौन मारे गए इसमें? दाहिर व उसका पुत्र। बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की। किसने सहायता की मोहम्मद बिन कासिम की? बौद्ध भिक्षुओं ने। अरब आक्रमण की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। अरब आक्रमण की जानकारी किससे प्राप्त होती है? चचनामा पुस्तक। इसको इम्पोर्टेंट माने। अगर आपसे चचनामा पुस्तक के लेखक पूछ ले तो इस चचनामा पुस्तक के लेखक अज्ञात है, मतलब पता नहीं इस पुस्तक के लेखक कौन है। चच दाहिर के पिता का नाम था। अरबों ने राजस्थान को जीतने का प्रयास किया, किंतु गुज्जर प्रतिहारों ने अरबों को कई बार पराजित किया। किसने पराजित किया? गुज्जर प्रतिहारों ने। किसको पराजित किया? अरबों को। वो क्या राजस्थान को जीतना चाहते थे, पर राजस्थान में किसकी सत्ता अच्छी थी उस टाइम? क्या? गुज्जर प्रतिहारों की। तो गुज्जर प्रतिहारों ने कभी भी अरबों को नहीं जीतने दिया। अरब आक्रमण के कारण। अरब के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के क्या क्या कारण थे? पहला कारण था श्रीलंका के शासक ने खलीफा वलीद के लिए कुछ उपहार भेजे थे, जो देवल बंदरगाह पर समुद्री
द्वारा लूट लिए गए थे। एक कारण तो ये था क्योंकि उपहार जो भेजे थे, जो देवल बंदरगाह पे समुद्री लुटेरे ने लूट लिए थे। दाहिर ने खलीफा के लोगों की सहायता करने से मना कर दिया। खलीफा ने ईरान के शासक अल हज्जाल को भारत पर आक्रमण करने हेतु कहा। तीसरा है मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाल का भतीजा या दामाद था। और दूसरा वास्तविक कारण है भारत की आर्थिक संपन्नता। भारत क्या बहुत आर्थिक संपन्न था, इस वजह से भी अरबों ने आक्रमण किए। और आक्रमण के क्या क्या प्रभाव रहे? आक्रमण के प्रभाव रहे व्यापार व वाणिज्य में वृद्धि हुई, सांस्कृतिक समन्वय में चरक संहिता में अरबी में अनुवाद किया, पंचतंत्र का हिंदी अनुवाद किया एवं उसका नाम कलीला दमना रखा। क्या नाम रखा उसका? नाम कलीला दमना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पंचतंत्र में हिंदी अनुवाद किया तथा उसका नाम कलीला दमना रखा गया। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया एवं उनके निम्न नाम रखे। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया एवं उनके निम्न नाम रखे। पहले पुस्तक का नाम था ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत तथा दूसरी पुस्तक का नाम था खंडन खाद्य, जो कि अरबी में अनुवाद किया अल सिंध हिंद तथा अल अरकंद। चौथा आता है दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में क्या आता है? अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली ग्रहण की तथा इससे अरब देशों में अल ख्वारिज़मी ने प्रसिद्ध किया। किसने प्रसिद्ध किया? अल ख्वारिज़मी ने प्रसिद्ध किया। अरब देशों में भारतीय दशमलव प्रणाली को हिंदसा कहा जाता है। तो अरब देशों में भारतीय दशमलव प्रणाली को क्या कहा जाता है? हिंदसा। यूरोपीय देशों ने इस प्रणाली को अरब देशों से ग्रहण किया। अतः इसे अरबी संख्या पद्धति भी कहा जाता है। किससे ग्रहण किया था ये? अरब देशों से। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? अरबी संख्या प्रणाली पद्धति कहा जाता है। खलीफा ने भारतीय विद्वान वाणिज्य को सम्मानित किया। किसको सम्मानित किया? खलीफा ने भारतीय विद्वान वाणिज्य को सम्मानित किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में मकतब यानी कि प्राथमिक शिक्षा का केंद्र स्थापित किए। क्या स्थापित किए मोहम्मद बिन कासिम ने? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र, जिसे मकतब कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध में जजिया कर लगाया। कौन सा कर लगाया? जजिया कर। जजिया की कर किसे कहते हैं? यह एक राजनीतिक कर होता है जो गैर मुसलमानों से पर लगाया जाता है, यानी कि गैर मुसलमान द्वारा लिया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल के राजवंश। पूर्व मध्यकाल के कौन कौन से राजवंश थे उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला है जेजाक बुक्ति के चंदेल। जेजाक बुक्ति के चंदेलों के बारे में पढ़ेंगे अपन। पहला प्रथम शासक था नुन्नुक। कौन सा शासक था पहला? नुन्नुक। फिर सेकंड आता है जयसिंह। इसके नाम पर राज्य का नाम जेजाक बुक्ति कहलाया। क्या कहलाया इसके राज्य का नाम? जेजाक बुक्ति। फिर तीसरा शासक आता है यशोवर्मन। यह क्या था? साम्राज्यवादी शासक था। खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। खजुराहो में जो मध्य प्रदेश में पड़ता है खजुराहो, इनके चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर अगला शासक आता है दंग चंदेल। प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्र था ये, और यह महान निर्माता कहलाया। अगला शासक आता है विदाधर, जिसका कार्यकाल था 1019 से 1029। ओनली 10 साल शासन किया इन्होंने। विदाधर ने राज्यपाल का वध कर दिया। किसने? विदाधर ने। परमार भोज को पराजित किया गया, यानी कि परमार भोज को हराया। गांगेय देव कलचुरी को पराजित किया। किसको पराजित किया? गांगेय देव कलचुरी को पराजित किया। अब आता है नया शासक परमल या परमाति देव। चंदेल उच्च कोटि के अच्छे निर्माता थे। कौन थे? चंदेल उच्च कोटि के अच्छे निर्माता थे। उन्होंने बहुत मंदिरों, जिलों, नगरों का निर्माण करवाया। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? एक तो खजुराहो, एक महोबा। सेकंड आता है मालवा के परमार। मालवा के परमार में कौन आता है? सियक। इसको श्रीहर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने राजधानी बसाई थी उज्जैन और धराल। उज्जैन जो महाकाल की नगरी भी कहलाती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। फिर आता है वाकपति मुंज। 972 से 994 तक इन्होंने राज किया। कब तक राज किया इन्होंने? 972 से 994 में। इसने चालुक्य शासक तेलप द्वितीय को पराजित किया। किसको पराजित किया इन्होंने? तेलप द्वितीय को पराजित किया। मुंज ने अनेक झीलों का निर्माण कराया, जिसमें धारा की मुंज सागर झील प्रमुख है। तो आपसे पूछ लेगा धारा की मुंज सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो आपको आंसर देना है मुंज ने मुंज सागर झील का निर्माण करवाया। अब आता है भोज। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा महानतम विद्वान है। यह कविराज के रूप में भी विख्यात है। इसने धर्म, व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, खगोल, स्थापत्य शास्त्र पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक है आयुर्वेद सर्वस्व, दूसरा है सम्रागण सूत्रधार, तीसरा है सरस्वती कंठाभरण। तीसरी पुस्तक है सरस्वती कंठाभरण। ये जो बीच में मंदिर दिख रहा है, ये पड़ता है उज्जैन में भोजपुर गांव में। ये तीनों मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने। भोज ने भोजशाला महाविद्यालय की स्थापना की, जहां वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित की।
भोजपुर नगर बसाया, भोजसर तालाब बनाया। आईने ए अकबरी के अनुसार भोज के दरबार में 500 से ज़्यादा विद्वान थे। कितने विद्वान थे भोज के दरबार में? 500 से ज़्यादा विद्वान थे। परमार भोज की मृत्यु पर कहावत प्रचलित हो गई कि अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए, यानी कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। अब आता है कश्मीर। कश्मीर के इतिहास की जानकारी की प्रामाणिक स्रोत कल्हण की राजतरंगिणी में दिया गया है। कल्हण, इनकी पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी, 12वीं शताब्दी में थे ये। कल्हण कश्मीर के राजा हर्ष का दरबारी विद्वान था। कौन था, किसका दरबारी विद्वान था? कश्मीर के राजा हर्ष का दरबारी विद्वान था, मतलब पुस्तकें लिखा करता था। कल्हण ने जयसिंह के समय अपनी पुस्तक राजतरंगिणी को पूर्ण किया। किसके समय? जयसिंह के समय। भाषा संस्कृत, यह पुस्तक 8 भागों में विभाजित है, जिन्हें तरंग कहा जाता है। कितने भागों में विभाजित है यह पुस्तक? 8 भागों में, जिसको क्या कहा जाता है? तरंग। इस पुस्तक को भारतीय इतिहास की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? भारतीय इतिहास की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक। महाभारत की शैली के आधार पर इसकी रचना की थी। किसके आधार पर रचना की थी? महाभारत की शैली के आधार पर। कारकोट वंश, संस्थापक कौन था कारकोट वंश का? कारकोट वंश का संस्थापक था दुर्लभ वर्धन। अब आता है दूसरा राजा इसमें, ललिता द्वितीय मुक्तापीड। यह सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने तुर्कों व तिब्बतियों कोम्बोजों को पराजित किया। इसने मध्य एशिया तक के क्षेत्रों को जीता। यह एक महान निर्माता थे। इसने अनेक मंदिरों में भवनों विहारों का निर्माण कराया। इसने प्रसिद्ध मार्तंडे सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया। तो आज अपन यहीं तक ही पढ़ते हैं, कल शुरू करेंगे उत्पल वंश के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो